भगवान रामेश्वर और भगवान तिरुचेंदूर मुरुगन के आशीर्वाद से तूतुकुड़ी में विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। इन 11 इयर्स में इंफ्रा और एनर्जी पर हमारा फोकस ये बताता है कि तमिलनाडु का विकास हमारी कितनी बड़ी प्रायोरिटी है। आज की सभी परियोजनाएं भी तूतुकुड़ी और तमिलनाडु को कनेक्टिविटी, क्लीन एनर्जी और नई अपॉर्चुनिटीज का हब बनाएगी। इन 11 इयर्स में तमिलनाडु को 11 न्यू मेडिकल कॉलेजेस मिले हैं। पहली बार कोस्टल एरियाज में फिशरीज सेक्टर से जुड़े समुदायों की किसी सरकार ने इतनी चिंता की है। ब्लू रिवॉल्यूशन के जरिए हम कोस्टल इकोनॉमी को विस्तार दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां 26 की बात कर रहे हैं, उससे भी आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। 29 की बिसात वो बिछा रहे हैं। राहुल जी, वो तो तमिलनाडु पहुंच के सीधा मालदीव से लौटे और तमिलनाडु पहुंचे। देखिए, एक तो प्रधानमंत्री की ये बात तो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है कि वो पूरे देश में जो है जितना भ्रमण करते हैं, जितने लोगों से मिलते हैं, जितने कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, बहुत एनर्जी दिखाई देती है और वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर फॉरवर्ड प्लानिंग करते हैं हर चीज़ के लिए, तो बहुत सराहनीय है। दूसरा, तमिलनाडु इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि बीजेपी का आधार तमिलनाडु में इतना है नहीं। कोशिश बहुत ज़्यादा की गई है, ये भी कहा गया है कि संगठन बीजेपी ने वहाँ पर बेहतर किया है, लेकिन उस तरह से रिजल्ट जो है अब तक बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में भी नहीं मिल पाए हैं। तो बीजेपी का फोकस, हाँ, ये ज़रूर है कि तमिलनाडु है। इसीलिए जो चर्चाएं हो रही हैं कि अध्यक्ष जो है वो कहाँ से होगा, नया अध्यक्ष जो बीजेपी का है, उसमें ये भी बात की जाती है कि क्या दक्षिण भारत से और ख़ासतौर से तमिलनाडु से इसका कोई ताल्लुक होगा या नहीं। अच्छा, हर्षवर्धन जी, हिंदी भाषी पार्टी तमिलनाडु में क्या जीत सकती है? क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्रयास करना छोड़ दे। तमिल भाषी थोड़ा बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल इसी बात से हिंदी भाषी पॉलिटिक्स की भी बात कर रही हूँ और नेता की भी बात कर रही हूँ। नहीं, अगर यूं कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ, उसके संस्थापक लोग कौन थे? ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय जी इधर से थे, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो बंगाल से थे। नरेंद्र मोदी आज के सबसे बड़े नेता वो गुजरात से आते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो या तो महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, और उसके बाद रज्जू भैया आए तो इधर उत्तर भारत की तरफ आए। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उस तरफ नहीं है। और आज भी ये हर किसी को पता है कि केरल में सर्वाधिक शाखाएं लगती हैं, संघ का सबसे मजबूत काम वहाँ है। लेकिन चूंकि 60s में जो एंटी हिंदी, एंटी ब्राह्मण, एंटी हिंदू आंदोलन वहां हुआ, जो सनातन विरोधी आंदोलन हुआ, उसकी बुनियाद पर तमिलनाडु में डीएमके बहुत ताकतवर हुई। उससे टूट कर भी जाता है तो एडीएमके चली गई। लेकिन चूंकि एडीएमके अब कमजोर हुई है, डीएमके में भले ही स्टालिन बहुत ताकतवर दिखते हैं, लेकिन शायद राजनीति वहां की पलट रही है। और अगर नरेंद्र मोदी की राजनीति देखें तो सेंगोल से लेकर रामायण के समय में जो हर भाषा की रामायण उन्होंने सुनी, 2014 से लगातार तमिलनाडु जिस तरह से उनके फोकस में रहा है, साउथ इंडिया को उन्होंने जिस तरह से संस्कृति से जोड़ा है, जिसमें भारत की संस्कृति, वहां के मंदिर, वहां की विरासत, उसको जिस तरह से जोड़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत कठिन काम है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि आप लंबे समय से वहां आपका कोई स्थान नहीं रहा है, और आपको जो आपने भी मीनाक्षी कहा ना, सामान्य तौर पर कह दिया जाता है कि तो हिंदी पट्टी वाली पार्टी है, हिंदी भाषा वाली पार्टी है। लेकिन अब तो नहीं कहा जा सकता ना, पूर्वोत्तर से लेकर और पूरा पश्चिम भारत, पूरा उत्तर, दक्षिण का कुछ हिस्सा छोड़ दें तो पूरे भारत की पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और वो उसी तरह प्रयास, बहुत सारे अध्यक्ष दक्षिण भारत से, बिल्कुल, वेंकैया नायडू हैं, जना कृष्णमूर्ति, बहुत सारे दक्षिण भारत से लोग।